तो तुम्हारा जुजुकी नो रोकनिंग के पार्ट 2 में स्वागत है। और तुम्हें पिछला पार्ट काफी पसंद आया, इसलिए इस बार उससे भी लंबी वीडियो। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 89 से 160 तक, यानी कि 72 चैप्टर्स। अब तुम सोच रहे होगे कि पिछली बार तो 88 चैप्टर्स कवर करे थे, तो ये वीडियो कैसे लंबी हो गई। वो इसलिए क्योंकि पिछले बार के चैप्टर्स जो थे उनमें कम पेजेस थे, लेकिन इसके आगे जो चैप्टर्स आए हैं उनमें काफी ज्यादा पेजेस हैं। और तुम्हें पता ही है कि ये मांगा काफी खतरनाक है। इसमें मर्डर, टॉर्चर और एडल्ट सीन्स भरे हुए हैं, और इस बार तो पिछले पार्ट से भी ज्यादा इसमें डिस्टर्बिंग सीन्स हैं। तो देख पाओ तभी देखना। चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। यारे रीकैप। तो पिछले पार्ट में हमने देखा जो उरुमा होता है हमारा मेन कैरेक्टर, उसे 5 बुलीज तंग करते थे, और एक बार तो वो लिमिट पार करके उसके पेरेंट्स तक को मरवाए थे, और उनसे बदला लेने के लिए वो अपने दादा के साथ ट्रेनिंग करके ताकतवर बनता है। और 4 साल बाद वो एक एक करके उन सबको मारता है, वो भी पूरी तरह टॉर्चर करके, जिनसे उनकी रूह तक कांप जाती है। लेकिन जो 5वां उनका लीडर था शिकोकु क्यो, वो अपना दिमाग चलाता है और पहले ही उसके दादा और उसके भाई काकेरू को किडनैप कर लेता है और उन्हें उनकी आंखों के सामने मरवा देता है, और उसे फंसा कर वो वहां से निकल जाता है, जिसके बाद उरुमा को जेल हो जाती है। और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। जुजुकी नो रोकनिन पार्ट 2। वी आर जुजुका। तो 5 साल बीत चुके हैं और हमें दिखाई जाती है 20 साल की आजुमा, जो कि अभी सेकंड ईयर में है, और वो एक कॉफी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब करती है, जहां उसकी एक दोस्त भी थी। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि उनका मैनेजर जो इतना अच्छा बनता है वो कई दिनों से उसका रेप कर रहा है। और वो बताती है कि एक दिन उन्होंने पीछे से मुझे किसी चीज से मारकर बेहोश कर दिया, और जब मुझे होश आया तो उन्होंने मेरे अंदर ड्रग इंजेक्ट कर दिया था, जिससे मैं स्टिमुलेट हो गई, और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती किया। लेकिन फिर उसके बाद मुझे उस ड्रग से भी एडिक्शन हो गई, और उसके बाद मुझे वो और चाहिए था, और इसका फायदा उठाकर उसका मैनेजर उसके साथ जबरदस्ती करता था। और हमें दिखाया भी जाता है कि उसका मैनेजर असलियत में ऐसा काम बहुत सारी लड़कियों के साथ कर चुका था, उन्हें ड्रग्स एडिक्ट कराकर उनका फायदा उठाना। वो इतने गुस्से में थी कि वो आजुमा से कहती है, मुझे उस मैनेजर को जान से मरवाना है, प्लीज मेरी मदद करो। अब क्या है कि इनकी दुनिया में करंटली एक सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है जुजुका करके, और लोगों का कहना है कि वो कुछ भी काम कर देते हैं। अब आजुमा घर जाकर जुजुका को मैसेज करती है कि उसकी दोस्त के साथ क्या क्या हुआ। फिर वो अपनी लोकेशन भेजकर उसे अपने पास बुलाते हैं। वहां जैसे ही वो एंटर करते हैं तो रिसेप्शन पर एक नर्स थी जिसका नाम कावाने था। वो उनसे कुछ टर्म एंड कंडीशन के पेपर्स पर साइन कराते हैं कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। अब वो अंदर जाते हैं तो अंदर बैठा होता है एक डॉक्टर जिसका नाम है कितामी कोगो। वो उनकी पूरी कहानी सुनकर उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उनसे कहता है आधी पेमेंट एडवांस में कर दो। आजुमा पूछती है कि क्या आप उसे मारोगे। कितामी कहता है नहीं, उस काम के लिए मेरे पास एक स्पेशलिस्ट है, जिसे फिर बुलाने कावाने छत पर जाती है, और वो और कोई नहीं उरुमा था। अब जैसी आजुमा घर पहुंचती है, पीछे से उसका मैनेजर आकर उसे दबोच लेता है और उसे उसी ड्रग से इंजेक्ट करने वाला होता है। लेकिन तभी पीछे से दरवाजा खुलता है और वहां पर एक बंदा मास्क पहन कर आता है और उसका गला तार से दबाकर बेहोश कर देता है। तभी उसका मास्क गिरता है और आजुमा देखती है कि ये तो उरुमा है। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से वो बॉडी उठाता है और कितामी के साथ गाड़ी में डाल कर ले जाता है। अब जब उस मैनेजर की आंख खुलती है तो वो उनके ऑपरेशन रूम में था। कितामी कहता है वी आर जुजुका। कितामी कहता है तुम्हें मारने की हमें किसी ने सुपारी दी थी। उरुमा घड़ी में टाइम सेट करता है और उससे कहता है तुम्हारे पास 3 मिनट है, 3 मिनट के अंदर मैं तुम्हें मार दूंगा। कितामी कहता है अभी तुम्हारे पास थोड़ा सा ही वक्त है, तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। वो मैनेजर फिर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। कितामी कहता है अरे पागल है क्या, तेरे जैसे इंसानों को हम ऐसी थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। अच्छा चल मैं तुझे एक ऑफर देता हूँ, तूने जितनी भी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है उन्हीं में से एक ने तुझे मारने की सुपारी दी है। अगर तूने उस लड़की का नाम बता दिया तो मैं तुझे जाने दूंगा। अब उसने इतनों के साथ जबरदस्ती की थी, वो एक के बाद एक नाम बोल रहा था, लेकिन सब के सब गलत थे। टाइम अब होते ही उरुमा उसका गला काट देते हैं। फिर कितामी और उरुमा की बातचीत में हमें ये भी पता चलता है कि उरुमा की याददाश्त चली गई है और उसे पहले का कुछ भी याद नहीं। अब उरुमा से मिलने दोबारा आजुमा वहां आती है, और जब वो दोबारा उसे देखती है तो वो श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये उरुमा ही है। और फिर उसे पता चलता है कि उरुमा की याददाश्त जा चुकी है और उसे कुछ याद नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि 6 महीने पहले हुआ क्या था। तो कितामी किसी आदमी को मारकर उसे ठिकाने लगाने आया था और वो उसे पत्थर से बांधकर नदी में फेंकने वाला था कि तभी
वहाँ साइड से उरुमा निकलता है। कितामी उसके सामने बहाना बनाता है कि यह आदमी डूब रहा था, लेकिन जब तक मैंने इसकी जान बचाई तो तक बहुत देर हो चुकी थी और वो सोच रहा था कि इसने सब कुछ देख लिया है, शायद मुझे इसे मारना पड़ेगा। वो उसे कहता है कि इसकी बॉडी को ऐसे डिस्पोज मत करो, इसकी बॉडी को एक बार्ब वायर से बांध दो, जिसके बाद जब इसकी बॉडी डूब कर नीचे जाएगी तो वो बार्ब वायर्स इसकी बॉडी को पूरा चीर देंगे। देन इसके बॉडी के पार्ट्स मछलियों का खाना बन पाएंगे और उसके बाद सिर्फ इसकी हड्डियां बचेंगी जो कि पानी में डूब जाएंगी, फुल डिस्पोज्ड, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और तभी उरुमा गिर जाता है। वो देखता है कि वो घायल था और उसके खून निकल रहा था। फिर वो उसे अपने ऑपरेशन रूम में ले आता है उसे ठीक करने के लिए, और जब वो उसकी शर्ट उतारता है तो उसकी बॉडी के घाव को देखकर उसकी फट जाती है। द फेटिश। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ उनके पास एक और कस्टमर आता है जिसका नाम था टेटा, और वो एक स्टूडेंट था। वो बताता है कि एक आदमी ने उसका जीना हराम कर दिया है। उसका नाम है गोंडा और वो रेवोल्यूशनरी क्लब के लिए काम करता है, वही क्लब जिसे क्योचान चलाता है। वो बताता है कि पहले उसने मेरे दादा को फ्रॉड करके फंसाया और सस्ती चीज बहुत महंगी में बेची। अब हमारे पास इतना भी पैसे नहीं है कि हम दिन का खाना भी खा सके। अब जब मेरे दादा उसका कर्ज नहीं उतार पाए तो उसके बदले अब मुझे उसके लिए काम करना पड़ता है, और काम करने के बाद भी वो बेवजह मुझे मारता था, वो भी मेरे दादा के सामने। लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते थे। ऐसा ही हो रहा, हर रोज ऐसा ही हो रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं नहाने जा रहा था तो वो एक थैली में अपनी शिट लेकर आया था और वो उससे कहता है कि पानी की जगह तुम इससे नहाओ। अब जैसे ही वो उसके पास उसे लेकर आता है, तेता को उल्टी आ जाती है और वो ये देखकर उसे गुस्से में मारने लगता है। तभी उसका दादा उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन वो उसे एक घुसड़ मारता है, जिसके बाद वो उड़ता हुआ जाकर दीवार में लगता है। तेता अपने दादा के पास जाता है जिनका सर फट चुका था और वो उसके हाथों में ही दम तोड़ देते हैं। और वो रोते हुए एक नोट निकालता है और कहता है मेरे पास इतने ही रुपए हैं, प्लीज मेरी मदद करो। कितामी कहता है बिल्कुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोंडा एक और फैमिली को तंग कर रहा था। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे कर्जा लिया था और वो उसके बदले उसके बच्चे को मार रहा था, और फिर वो अपना उसे देता है और उसे कहता है खाने को, और जब वो मना कर देता है तो वो उसे जबरदस्ती वो खिला देता है, जिसके बाद उसे उल्टी हो जाती है। वो बाहर पैसे गिन रहा था और कह रहा था इतने पैसे बहुत होंगे रेवोल्यूशनरी क्लब के फंड के लिए। तभी एक गाड़ी आती है जिसमें से उरुमा निकलता है और उसे घुसड़ मार कर बेहोश करके उसे अपने ऑपरेशन रूम में ले आते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो उल्टा लटका हुआ था। उरुमा कहता है चलो अब तुम्हें तुम्हारे जुर्मों की सजा देते हैं। वैसे तेरा नाम गोंडा नहीं गांड होना चाहिए था। ये वाला डायलॉग उरुमा ने नहीं कहा है, ये शुद्ध शब्द मेरे अंदर से निकले। अब कितामी क्या करता है, उसके पीछे छेद में एनमा डाल देता है, एक ऐसी दवाई जिससे उसका वेस्ट प्रोडक्ट आराम से निकल जाएगा। एक तरह से ये एक लुब्रिकेंट है। अब उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है और वो क्या होता है कि उसके जो पीछे वाला छेद जो होता है ना, उसमें वो पाइप घुसेड़ देते हैं और उस पाइप से ना एक मास्क कनेक्ट था, वो उसके मुंह पर लगा देते हैं। उरुमा कहता है भैं बहुत शौक है ना दूसरों को खिलाने का अपना, अब खुद खा के दिखा इसे। कितामी कहता है अब मैं तुम्हें रूल समझा दूं, जो भी चीज तुम्हारे से अब निकलेगी वो सीधा आएगी उस मांस पर। अब तुम्हें जल्दी जल्दी वो खाना होगा, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं खाया और सफोकेशन की वजह से तुम मर जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब उरुमा जैसे ही उसके पेट को थोड़ा सा दबाता है वो बड़बड़ 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 करते है और वो सीधे जाता है उसके मुंह में। अब वो कोशिश करता है खाने की, लेकिन वो झेल नहीं पा रहा था और सफोकेशन से वो फेड आउट होने लगता है और चिल्लाता है क्यों चांद प्लीज मुझे बताओ। अब क्यों का नाम सुनते ही उरुमा का दिमाग एकदम हिल जाता है। वो उसका मांस उतार कर उससे पूछता है कौन है ये, लेकिन तब तक वो मर चुका था। दूसरी तरफ हमें क्यों दिखाया जाता है जो एक इंटरव्यू दे रहा था। अब अगले दिन कवा ने उरुमा को इनवाइट करती है घूमने के लिए, लेकिन बेचारा उरुमा 3 घंटे तक वेट करता है और जब वो देखने जाता है उसके घर तो वो आराम से सो रही थी। ये देखकर उरुमा की दिमाग की माँ बहन हो जाती है। फिर वो उरुमा को लेकर एक जगह पर जाती है जहाँ कितामी और कुछ लोगों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रख रखी थी। कितामी कहता है तुम्हें अपना बर्थडे याद नहीं, मुझे आज का दिन सही लग रहा था इसलिए मैंने तुम्हारा बर्थडे आज ही सेलिब्रेट कर दिया। और फिर वो उसे गिफ्ट में एक क्रॉस साइन का चेन देता है। अब जो ये क्रॉस है इसका एक मीनिंग है, क्या है कि जुजुकी नो रोकुनिन को इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस ऑफ अ 6 पीपल। That's why he gifted this cross necklace, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी जुजुका है और उसका मतलब भी क्रॉस ही होता है। मेमोरीज। अब अगले दिन उरुमा कॉल करता है आजुमा को और फिर उससे मिलकर उसे क्यों चांद के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पता था कि उसने ये नाम कहीं ना कहीं सुना जरूर है। अब आजुमा उसे लेकर जाती है उसके पुराने जले हुए घर पर जो कूगा ने जलवाया था। फिर वो अपने दादा के शेड में जाता है जहाँ उधर रखी वो गन उठाकर उसे सब कुछ याद आ जाता है और अब उसे अपना मकसद याद आ जाता है
कि उसे शिगोकू क्यो को मारना है। अब वो कितामी और कवाने को बताता है अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में और वो उनसे कहता है कि क्यों मेरा दुश्मन है, मैं ही उसे अकेला मारूंगा, मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। लेकिन कितामी कहता है हम इसमें पहले से इन्वॉल्व है, भूल गए क्या, वी आर जुजुका, हम एक ही तो हैं, हम एक दूसरे का बोझ एक साथ उठाएंगे। और उरुमा उनकी बात मान लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है रेवोल्यूशनरी क्लब का हेडक्वार्टर, जहां उन्होंने एक जंगल के अंदर अपनी एक बिल्डिंग बना रखी थी। और हमें दिखाया जाता है क्यों, जिसने एक बंदे को फांसी के फंदे पर लटका रखा था और वो उसे अपनी तरफ बढ़ने को कहता है। अब जैसे ही वो उसकी तरफ जाता है स्टूल फिसलता है और वो अब उसके कुछ आदमी आते हैं और उसे उरुमा की फोटो दिखाते हैं और वो उसे देखकर खुश होने लगता है कि अब कुछ मनोरंजन होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब उरुमा अपने दादा की ग्रेव पर जाता है। तभी एक बंदा आकर उसे उसके दादा का लेटर देता है जिसमें उसके दादा ने लिखा था जब तक तुम ये लेटर पढ़ोगे तब तक मैं मर चुका होऊंगा, पर मैंने तुम्हारे लिए अपनी सबसे कीमती चीज छोड़ी है। फिर वो इंस्ट्रक्शन का फॉलो करता है और शेड की जमीन को नीचे से खोदता है जिसमें एक बॉक्स था जिसमें उनका एक चाकू रखा था जो कि उसके दादा ने पूरे वॉर में यूज किया था। और वो उसे देखकर इमोशनल हो जाता है और वो जाकर कितामी को कहता है कि मेरा अगला टारगेट एंडो मिदोरी है जिसने मेरे दादा को मारा था। अब हमें दिखाई जाती है एक नई लेडी ऑफिसर जिसका नाम था आनजाई मिजुकी और ये आनजाई जेनिची की पत्नी है जिसको उरुमा ने 5 साल पहले मारा था, याद है ना। अगले दिन असाको वही आनजाई की असिस्टेंट जुजुका के बारे में मिजुकी को बताती है कि एक नया ग्रुप आया है और लोगों का कहना है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब दिखाया जाता है कितामी का पास्ट, जब वो 10 साल का था तब वो टीवी पर सुपर हीरोज का शोज देखता था और उन्हें देखकर ही उसे अंदर से फीलिंग आती थी कि उसे भी लोगों को बचाना है। अब स्कूल जाकर वो हीरोपंती करता है लेकिन उसकी सही से धुलाई हो जाती है जिसके बाद वो समझ जाता है और वो बड़ा होकर डॉक्टर बनता है क्योंकि डॉक्टर भी इंसानों की जान बचाते हैं। लेकिन एक दिन ऑपरेशन के बीच वो कुछ सोचने लगता है और गलती से वो एक पेशेंट को मार देता है। अब जाकर वो उसकी पत्नी से माफी मांग रहा था और उसे कहता है कि मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दो। वो कहती है तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं, मैं तो खुश हूँ कि वो मर गया, साला मुझे कितना ज्यादा अब्यूज करता था। और वो उसका शुक्रिया अदा करने लगती है। अब कितामी को यहाँ फील होने लगता है कि जैसे वो एक सुपर हीरो ही बन गया है और वो समझता है कि किसी बुरे आदमी को मारकर भी किसी को बचाया जा सकता है। और फिर वो ऐसे ही बुरे लोगों को मारने लगता है और ये काम करते हुए ही उसकी एक दिन उरुमा से मुलाकात होती है नदी के किनारे, जिसके बाद वो उसे अपने साथ शामिल करता है और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। अब तो समझ गए होंगे कि कैसे कैसे इनका ये ग्रुप बना। हंटिंग बिगिंस। अब कवाने और उरुमा अंडरकवर होकर एक सेमिनार में जाते हैं रेवोल्यूशनरी क्लब के लिए, जहां वो लोगों को अपॉइंट कर रहे थे। अब अगले दिन वो उन सारे पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ अपने एक आइलैंड पर ले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। और जब शिप पर उरुमा उल्टी कर रहा था तब वो एक लड़की से मिलता है जिसका नाम रियो था, REO वाला। पता चलेगा आगे मैं ये क्यों बता रहा हूँ। अब हमें आइलैंड पर दिखाया जाता है रेवोल्यूशन क्लब का एक बंदा कुरुस, और वो एंडो को बुलाने जाता है जो कि एक रूम में कुछ पिल्लों को टॉर्चर कर मार रहा था। वो उसे बताता है कि नए पार्टिसिपेंट्स आइलैंड पहुंच गए हैं। अब आइलैंड में आते ही उनका सारा सामान, फोन वगैरह सब कुछ ले लिया जाता है और उन्हें उनके रूम में भेज दिया जाता है। अब अगले दिन वो उन्हें एक जगह पर बुलाते हैं जहां उनके टीचर्स उन्हें स्पीच देते हैं। एंडो भी ऊपर से उनको देख रहा था जिसे देखकर उरुमा को गुस्सा आ रहा था। वो कहता है इस आइलैंड पर ही मैं तेरी कब्र बनाऊंगा। अब उनका टीचर उन्हें ले जाता है फील्ड में और उन्हें काम देता है प्लॉइंग का, यानी कि हल चलाना, और उनमें उनकी टीम बनवाता है जहां हमें एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक बिकिनी मॉडल थी, साकी। अब वो सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी टीम्स बनाते हैं और अपनी टीम का लीडर उरुमा था। अब अगले दिन वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी एक पार्टिसिपेंट उनके टीचर से कहता है कि उसकी कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसे अर्जेंटली यहाँ से जाना होगा। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उसे जाने नहीं देते। रात में उरुमा खिड़की से बाहर देख रहा था तभी वो देखता है कि वही आदमी जो अभी बहस कर रहा था वहां से चुपचाप भाग रहा था। अब अगले दिन जब वो फील्ड में आते हैं तो वो देखते हैं कि उसी बंदे की बॉडी तोड़ मोड़ के जमीन में गाड़ रखी थी। उसका टीचर रोते हुए उन सबसे कहता है कि मैंने इसका ये हाल किया, मैं भी क्या करता, ये जबरदस्ती कर रहा था, फिर मेरे को ना चाहते हुए भी इसे मार कर इसका फर्टिलाइजर बनाना पड़ा। कोई बात नहीं, इसका सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं जाएगा, फर्टिलाइजर वैसे भी पेड़ ग्रो करने में मदद करता है। अब ये देखकर सारे पार्टिसिपेंट्स की फट जाती है और वो समझ गए थे कि वो अब एक केज में कैद हो चुके हैं।
अब उनका टीचर उन्हें एक अगला टास्क देता है और उनसे कहता है ये सारे भूसे जो है ना, तुम्हें ये ऊपर हिल टॉप पर ले जाने हैं और याद रखना जो भी लास्ट आया उसे मैं फर्टिलाइजर बना दूंगा। ये सुनकर साकी की फट जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है। अब वो काम कर रहे होते हैं और सबसे पीछे साकी ही थी, लेकिन ओरुमा आकर उसे सपोर्ट करता है और उसका हौसला बढ़ाता है, जिसके बाद वो ओरुमा से काफी इंप्रेस हो जाती है और उसे उसके ऊपर क्रश हो जाता है। रात में उनका टीचर कुरुस को रिपोर्ट करता है और बताता है कि ये जो नया बंदा है योशिदा, क्या है कि ओरुमा यहाँ नाम बदल कर आया ताकि एंडो से छुपा रहे। वो कहता है ये जो योशिदा है इसने सबसे जबरदस्त काम किया, सारे के सारे भूसे इसने टाइम से पहले ही रख दिए। अब कुरुस को थोड़ा शक होने लगता है। हंटर बिकेम प्रे। अब अगले दिन कुरुस उरुमा को मिलने के लिए बुलाता है। उरुमा को लग रहा था कि उसे उस पर शक हो गया है। फिर कुरुस उसे कुछ सवाल करता है जिनको वो बड़ी ही स्मार्टली एक्टिंग करके जवाब देता है। अब रात में वो अपने कमरे के साइड रियो से बात करता है और अगली ही सुबह रियो अपने रूम से गायब थी। उरुमा को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुरुस और एंडो बात कर रहे थे और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि कुरुस अपने रूम में जाता है और उसके अंदर भी एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ उसका वो रूम दर्जनों इंसानों के हाथों से भरा हुआ था और हाँ उसके ये सारे जो विक्टिम्स थे वो लड़कियां होती हैं। साला इस सीरीज में सब के सब साइको है, एक से बढ़कर एक। ये कैसी फेटिश है, हाथ रखना। अब कुरुस की जो ये फेटिश है उससे वो इतना ऑब्सेस्ड है कि वो उस कमरे के बीच में बैठकर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उरुमा के कमरे में कोई नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने एंडो खड़ा था। एंडो कहता है मुझे पता है तुम उरुमा ही हो, और तभी कुछ बंदे आकर उसे पकड़ लेते हैं। उरुमा पहले बंदे का टेटुआ पकड़ कर निकाल देता है, दूसरे बंदे की वो गर्दन तोड़ देता है। तभी एंडो पीछे से आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अगले दिन जब वो फील्ड पर आते हैं तब कवाने नोटिस करती है कि उरुमा वह नहीं है। वो समझ जाती है कि उन्होंने उरुमा को पकड़ लिया है। तभी साकी कवाने से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी उरुमा को ढूंढने में, क्योंकि उसने मेरी भी मदद की थी। अब मैं दिखाया जाता है कि उनके पास एक अंडरग्राउंड जेल थी जहाँ कुछ और बंदी भी बंधे हुए थे और सबसे आखिरी रूम में उरुमा लटका हुआ था। एंडो आता है उसे टॉर्चर करने और उस कैंची से उरुमा का मांस धीमे धीमे काटता है और उसके साथ वो उसकी बॉडी में ब्लड की सप्लाई भेज रहा था ताकि वो खून की कमी से बेहोश ना हो जाए। उसका प्लान उसे अच्छे से तड़पाने का था और इस चीज में तो एंडो को ऑर्गेज़म आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने फील्ड में काफी अच्छे से हल चलाया था, जिसके बाद उनका टीचर उन्हें ट्रीट में पेस्ट्रीज देता है सबको, लेकिन कवाने और साकी उसे खाते उससे पहले ही जिन लोगों ने वो पेस्ट्री खाई थी वो अजीब हरकतें करने लगते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि इस पेस्ट्रीज में कुछ ना कुछ जरूर है। तो सामने बैठा बंदा पागल हो जाता है और साकी की शर्ट फाड़ देता है और बाकी सब भी अब उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं उनका रेप करने के लिए, लेकिन वो जैसे तैसे वहां से निकल जाती हैं और आगे सेंचुरी फील्ड पे चली जाती है। तभी वहां उन्हें पता चलता है कि वो असलियत में ओपीएम की फील्ड थी। कवाने समझ जाती है कि उन्होंने केक में यही मिलाया होगा। तभी वहां कुछ बंदे आते हैं गन्स लेकर और उनके साथ कुरुस भी आता है और उनकी बातचीत में उन्हें पता चलता है कि एंडो ने उरुमा को अभी पेन रूम में रख रखा है जो कि ईस्ट साइड की तरफ है। अब कुरुस के जाने के बाद वो सोचती हैं उरुमा को जाकर बचाने का, लेकिन तभी वो बंदे उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं, जिसमें से एक गोली साकी के पैर से टच होकर निकलती है और वो गिर जाती है। वो बंदे उन्हें घेर कर उन्हें उड़ाने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से कुछ फायर्स होते हैं और वो चारों बंदे ढेर हो जाते हैं। उन दोनों को समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या और वो मौका देकर वहां से निकल जाते हैं। तभी हम पीछे देखते हैं तो उन्हें शूट करने वाली और कोई नहीं रियो थी और हमें पता चलता है कि वो उरुमा की तरह ही एक बंदे से बदला लेने आई है और वो बंदा कुरुस है। अब कवाने डिसाइड करती है कि पहले उसे साकी को ट्रीट करना होगा, जिसके लिए उसे अपने लगेज तक पहुंचना होगा। बाय द वे अगर तुम भूल गए हो तो कवाने एक नर्स है और जो भी उसका सामान है ट्रीटमेंट का वो उसके बैग में ही रहता है हमेशा। तभी रास्ते में उन्हें एक लड़का मिलता है जो कि काफी रो रहा था और फिर वो उसे अपने साथ आने देते हैं। अब वहां जाकर कवाने बैग खोल रही होती है कि तभी उरुमा के बैग में से एक चाकू गिरता है उसके दादा का ही। तभी वो बंदा जो मासूम था वो पीछे से गेट को बंद कर देता है और तभी एक बंदा आकर कवाने को पकड़ लेता है और वो साकी को। अब वो कवाने के साथ जबरदस्ती कर रहा था और उस पर अब कोई चारा नहीं था और कवाने उरुमा के चाकू से उसका मुंह काट देती है और साकी को लेकर वहां से निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है कि बाहर से एक बंदा
उस आइलैंड पर एंट्री मारता है। अब कवाने और साकी ईस्ट की तरफ जाते हैं उरुमा को बचाने के लिए। तभी वो देखते हैं कि पेन रूम से एंदो बाहर निकल कर आ रहा है। वो समझ जाते हैं कि यही पेन रूम होगा जहां उसने उरुमा को रख रखा है। अब क्या है कि वो सामने से तो नहीं जा सकते थे, इसलिए वो उस पेन रूम के अपोजिट साइड चले जाते हैं और वो सोच रहे थे कि उरुमा को कैसे बचाएं कि तभी पीछे से डॉक्टर कितामी वहां आ जाता है और फिर वो अपने साथ एक ड्रिल मशीन भी लेकर आया था। ये कैसा डॉक्टर है। अब वो इस ड्रिल मशीन से पीछे की दीवार को तोड़ते हुए पेन रूम के अंदर चले जाते हैं और फिर उनकी नजर पड़ती है उरुमा पर, जो पूरा खूनम खून भीगा हुआ था और उसकी कई जगह से टॉर्चर करके एंदो ने मांस निकाल लिया था। रिवेंज टाइम। कवाने उसकी हालत देखकर रोने लगती है। उरुमा तुरंत ही खड़ा होकर चलने लगता है। कितामी उसे रोकते हुए कहता है, भाई अभी तेरी हालत ठीक नहीं है, हम उससे कभी और बदला लेंगे। उरुमा कहता है, नहीं, मुझे उसे अभी मारना है। उसकी आंखों को देखकर कवाने समझ जाते हैं कि अब ये नहीं रुकने वाला, इसलिए फिर वो उसके दादा का चाकू उसे दे देती है। फिर वो वहां से निकलता है। हम देखते हैं कि एंदो अपने रूम में चेनसो को लेने आया था जिसे उसने उसके दादा को मारा था। तभी वो देखता है तो उरुमा वहां आ चुका था। अब अपना चेनसो चालू करता है और सोच रहा था कि उसका कौन सा बॉडी पार्ट काटे और फिर वो उसके सर को काटने के लिए बढ़ता है, लेकिन उरुमा तेजी से बढ़कर वो चाकू उसकी आंख में घुसेड़ देता है। तभी पीछे से कुरुस पर हमला करते हुए आती है रियो और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तू भी बदला लेने आया है। अब जब उन्हें होश आता है तो वो रूम में थे। जाके तामी जो टॉर्चर टूल लेकर आया था उनसे वो उन्हें बांध देते हैं। रियो कहती है, कुरुस, मैं तुम्हें मरते दम तक तड़पाऊंगी। और फिर रियो का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप मर गए थे। उसके बाद वो एक अनाथालय में रहती है जहाँ उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम भी रियो था, लेकिन उसकी स्पेलिंग में RIO है। या फिर ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो कि जो अपनी ये वाली रियो है उसके लंबे बाल है, लेकिन RIO वाली रियो के छोटे बाल है। अब अनाथालय में उनका रिलेशन बहनों जैसा हो जाता है। अब जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उन्हें अडॉप्ट करने के लिए एक आदमी आता है जो कि कुरुसी था। अब उसके साथ वो खुशी खुशी कुछ महीने रहते हैं और वो दोनों ही उससे काफी अटैच हो जाते हैं। लेकिन रियो जो अपनी थी लंबे बाल वाली, वो कुरुस से प्यार करने लगती है और जब वो उसे अपनी फीलिंग बताती है तो कुरुस कहता है, पहले बड़े हो जाओ बच्चा। अब क्या है कि कुछ दिनों बाद वो देखती है कि कुरुस उस छोटे बाल वाली रियो की तारीफ कर रहा था, जिसके बाद अपनी रियो चिढ़ जाती है और उसके बाद अपनी बहन जैसी रियो से उसकी लड़ाई हो जाती है। अब वो सोचती है यहाँ से निकलने की, क्योंकि अब उसे यहाँ घुटन हो रही थी। वो अपना रूम में बैग पैक कर रही होती है कि तभी उसे छोटे बाल वाले रियो के कमरे से आवाजें आने लगती हैं। स्टॉप इट, इट हर्ट्स। अब इस आवाजों से उसे लग रहा था कि वो दोनों कर रहे हैं। अब गुस्से में वो अपने रूम से बाहर निकलती है। तभी वो देखती है कि कुरुस रियो के रूम से बाहर निकल रहा था और वो उसे कहता है, यू आर नॉट दैट स्पेशल, और वहां से चला जाता है। जब वो उस रूम में जाकर देखती है तो रियो का एक हाथ कटा हुआ था। उसके पास जाती है और वो उसके कदमों में ही दम तोड़ देती है। और अब उसी रियो का बदला लेने के लिए आज वो कुरुस को मारने के लिए आई है। रियो कहती है, रियो की मौत के लिए माफी मांगो। कुरुस कहता है, क्यों माफी मांगू? जो मैंने उस वक्त किया वो मेरे लिए सही था, वो मुझे करना था। मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं अपने मरने का भी टाइम खुद डिसाइड करूंगा। अब उसके दांतों के बीच उसने एक पॉइजन टैबलेट रखी थी जिससे वो खुद सुसाइड कर सके। अब जैसे ही वो गोली को बाइट करता है वो नहीं मरता। रियो कहती है, मुझे पता था कि तुम टॉर्चर से बचने के लिए अपने आप को मारने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने वो गोली पहले ही बदल दी थी। अब बैंचो उसकी फटने लगती है। रियो कहती है, अब जब तक तू दिल से माफी नहीं मांगेगा रियो की मौत का, तब तक मैं तुझे पूरी तरह तड़पाती रहूंगी। अब वो लीवर घुमाती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी और बैंड होने लगती है। अब इस पोजीशन में ज्यादा देर से रहने से उसके चेस्ट, आर्म्स, एब्डोमेन सब जगह क्रैम्प्स बढ़ने लगते हैं और ऐसे ही कुछ देर तक इस पोजीशन में रहने से उसकी बॉडी में इतना दर्द होने लगता है कि उसे वो बॉडी पार्ट फील होना ही बंद हो जाते हैं। ये सोचो कि जब नस चढ़ती है तो कितना दर्द होता है और वो बिना हिले सही भी नहीं होता। तो इसके केस में तो सोचो ये हिल भी नहीं सकता। कुछ भी कहो भाई, उस दर्द में जान निकल जाती है और ये तो कंटिन्यूस इसे फील करता है। वो फिर से पूछती है उससे, अब माफी मांगेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कहता
वो और लीवर घुमा देती है, जिसके बाद उसकी चीखें निकलने लगती है। अब उसकी चीखें सुनकर एंडो की भी आंखें खुल जाती हैं। अब एंडो उरुमा के सामने बिल्कुल भीख नहीं मांग रहा, तो वो कहता है जो उखाड़ना है उखाड़ ले। पहले वो लीवर घुमाकर उसे बैंड करके बहुत देर तक रखता है, लेकिन एंडो अपने मुंह से एक चीख भी नहीं निकालता और ऊपर से हंस रहा होता है। अब उरुमा कैंची लेता है और उससे उसकी उंगलियां काटता है और सारी की सारी उंगलियां ऐसे धीमे धीमे कैंची से काट कर अलग कर देता है और उसके बाद फिर वो चिल्लाकर रोना चालू करता है। अब इधर कुरुस बचने के लिए रियो से कहता है मुझे माफ करना, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ काफी गलत किया। शायद जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तभी मुझे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पर अब मैं सच में सच कह रहा हूँ, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल रियो। अब रियो स्माइल करके उसे गले लगाती है और उसको लगता है कि उसने उसे फंसा लिया, लेकिन तभी रियो उससे कहती है तुम कभी बाज नहीं आओगे, अभी भी झूठ ही बोल रहे हो, और उसकी गर्दन पकड़कर तोड़कर उसे मार देती है। अब अपने दोस्त क्रूस को मरते हुए देख एंडो भौंकला जाता है। उरुमा गुस्से में उसकी दूसरी आंख भी फोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी उसके हाथ से चाकू गिर जाता है, क्योंकि उरुमा की हालत वैसे भी काफी खराब थी और अब उसकी बॉडी की लिमिट खत्म हो चुकी थी। एंडो कहता है लगता है मेरे टॉर्चर ने तुम्हें काफी कमजोर कर दिया। अब उरुमा उठाता है पेट्रोल और उसके ऊपर डालता है और उसे जिंदा आग लगा देता है और उसे तड़पते हुए छोड़कर वहां से निकल जाता है। रियो कहती है तुम आगे जाओ उरुमा, मुझे एक चीज लेकर आनी है। फिर रियो जाती है कुरुस के रूम में, जहां से रियो का हाथ मिलता है। अब वो उस आइलैंड की ओपीएम फील्ड, वहां की बिल्डिंग सब कुछ जला देते हैं और पूरा आइलैंड तबाह करके वो सारे पार्टिसिपेंट्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि उरुमा एंडो का फोन ले आया था उसके थंब के साथ, ताकि वो उसके फोन का यूज करके क्यों तक पहुंच सके। द डॉग लवर। अब हमें दिखाया जाता है कि रियो आखिरी बार उरुमा और बाकी सबको गुड बाय कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेवोल्यूशनरी क्लब के हेडक्वार्टर में कि उन्हें अपने सारे आइलैंड वाले साथियों को लटका रखा था और फिर मोमोकी आकर उनकी आंखों में हथौड़ा मारकर कील को छेड़ती है। दूसरी तरफ जुजुका ग्रुप के पास एक और कस्टमर आता है जिसका नाम रीका है। वो बताती है कि मैं अपने घर से भाग आई थी और उसके पास कहीं रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर वो मोमो स्ट्रीट जाती है जहाँ एक बंदा उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक स्वीट सा बंदा आकर उसे बचा लेता है जिसका नाम किंग था। उसके बाद किंग उसे अपने साथ रहने के लिए ऑफर देता है और जब वो उसके घर जाती है तब वो देखती है कि वहाँ कुछ लड़कियां थी और उनके गले में पट्टे बंधे हुए थे और तभी किंग उसे पीछे से मार कर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो उसके कपड़े चेंज थे और उसके गले में भी पट्टा बांधा हुआ था। तभी वो लड़कियां उससे कहती हैं कि अब तुम भी हमारी तरह किंग की डॉग हो। तभी किंग वहां आता है और उनसे कहता है इट्स फीडिंग टाइम बिच। तभी रीका कहती है ये सब क्या बकवास है। किंग गुस्से में कहता है डॉग्स बात नहीं करते और उसमें 2-3 लगाता है और उसके एक खींच कर लात मारने वाला होता है कि तभी बीच में एक बंदी आकर उसे बचा लेती है जिसका नाम हिरोको है और फिर किंग हिरोको को धुलने लगता है। अब आगे के दिनों में भी रीका को बचाने के लिए हिरोको आगे आ जाती थी बार बार और वो उसके बदले की मार खाती थी। कुछ दिनों बाद रीका नोटिस करती है कि हिरोको को सिफिलिस हो गया है। इट्स अ एसटीडी डिजीज। रीका समझ गई थी कि ये इसे किंग की वजह से ही हुआ है और वो उसका इलाज करवाने की जगह उसे मारता और है। अब उसकी कहानी सुनकर कितामी और उरुमा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीधे पहुंचते हैं उसके अपार्टमेंट और जाकर वहां से इरोको को उठाते हैं। और जब किंग अपने अपार्टमेंट में आता है तो वहां उरुमा उसका इंतजार कर रहा था और वो उसे मार कर बेहोश कर देता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक केज में बंद था। अब कितामी आता है और उसके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर आता है। वो उसे दिखाता है एक पैरासाइट जिसका नाम है स्प्रेगनम प्रोलिफेरम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिजार and mysterious parasite disease ever described। देखो आई एम नॉट अ बायो स्टूडेंट बट थोड़ा बहुत मैंने जो नेट से पढ़ा है वो बता देता हूँ कि जो ये पैरासाइट है एक बार अगर ये तुम्हारी बॉडी में चला गया तो ये तुम्हारे बॉडी की टिश्यूज डिस्ट्रॉय कर देगा, यहाँ तक कि ब्रेन टिश्यूज भी। और ऊपर से ये काफी रेयर डिजीज है तो इसका इलाज भी नहीं है कोई, और एक बार तुम इससे इन्फेक्ट हो गए तो 100% तुम मरोगे ही मरोगे। वो उसे स्प्रे मारकर बेहोश कर देता है। होश आता है तो उसने चीरा मारकर उसकी बॉडी में अलग अलग जगह वो पैरासाइट घुसेड़ दिए थे। अब उसकी फटने लगती है, वो चीखता है लेकिन उसको सुनने वाला वहां कोई नहीं था। और थोड़ी देर बाद जब वो सोकर उठता है तो उसकी हाथ की स्किन निकलना चालू हो गई थी क्योंकि वो पैरासाइट उसकी बॉडी को अंदर से खा रहे थे। अब वो अपने हाथ से उन्हें खींचकर अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा था
और उसमें दर्द बहुत होता है। उसके बाद वो सारी जगहों से उन्हें हाथ से खींच कर निकाल देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीठ पर भी वही होने लगा था और वहां तो उसका हाथ भी नहीं पहुंच रहा था। अब ऐसे ही धीमे धीमे वो उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा होता है और जब तक कितामी वापस आता है तब तक वो इन्फेक्शन उसके ब्रेन तक पहुंचकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अब इलाज के बाद हिरोको ठीक हो गई थी और अब रिका और हिरोको उनका शुक्रिया अदा करके वहां से खुशी खुशी चली जाती है। अब अगले दिन उरुमा बताता है मैंने एंदो की थंब से उसके फोन को अनलॉक करके उसमें इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके फोन से सारा डाटा ऑटोमेटिकली उड़ गया था। बुलिंग केस। अब उनके पास एक छोटा कस्टमर आता है अपनी प्रॉब्लम लेकर जिसका नाम नाओकी था और वो 12 साल का था। वो बताता है कि एक शख्स उसे काफी दिनों से बुली कर रहा है और वो उसे धमकी भी देता है कि वो उसकी बहन को उसके सामने मार देगा। अब उरुमा के साथ भी ये बुलिंग वाला हो चुका है पहले, इसलिए वो उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उसकी मदद करने के लिए जाता है और वो नाओकी से कहता है कि तुम उस शख्स को फोन करके पार्क में बुलाओ। अब वो बुलाता है और उरुमा और उसके साथ आजुमा, कवाने और वो बिकनी मॉडल साकी पीछे से उसे देख रहे थे। अब जब उसको बुली करने वाला बंदा आता है तो वो सब देख हैरान हो जाते हैं कि वो एक लड़की थी। वो कहती है क्या काम है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर, लेकिन नाओकी कुछ बोलता नहीं है तो वो उसे मारने लगती है। उरुमा उसे बचाने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी कवाने उसे रोक लेती है और कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा, वो लड़की उसे लाइक करती है, उसे उसके ऊपर क्रश है और वो हल्का फुल्का बस फिजिकल हो रही है। फिर साकी जाती है और वो उन दोनों से बात करके 1 सेकंड में उन दोनों को दोस्त बना देती है। दूसरी तरफ ऑफिस में कितामी बैठा होता है और वो देखता है कि एंदो के फोन पर किसी अननोन बंदे का कॉल आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेस्टोरेंट में उरुमा, साकी, कवाने और आजुमा के साथ बैठा हुआ था और तीनों की तीनों लड़कियां उस पर लाइन दे रही थी, डिलीटेड सीन्स फ्रॉम माई लाइफ। फिर आजुमा और उरुमा बाहर जाते हैं घूमने, पार्क में बैठे होते हैं और तभी एक मोमेंट बनता है और आजुमा पूरा फायदा उठाकर उरुमा को जोर से पप्पी दे देती है। दूसरी तरफ कितामी एंदो के फोन का जवाब देता है और उसमें जो बंदा था वो उसे कहता है बहुत दिनों बाद मिले उरुमान। पास्ट केम बैक। अब जैसे ही उरुमा आता है कितामी उसे फोन कॉल के बारे में बताता है कि उसमें कोई बंदा तुम्हें उरुमान बुला रहा था। उरुमा समझ जाता है कि ये तो जियून बुलाता था मुझे। तो पीछे से कनामे जैसे दिखने वाली बंदी वहां आती है और उसे देखकर उरुमा शॉक हो जाता है और उसे पूछता है क्या तुम कनामे शिराकावा हो? वो बताती है कि नहीं, मेरा नाम कनामे मात्सुशिमा है। फिर वो बताती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मेरे साथ बदतमीजी करता है, वो टाइम पर डेट पर भी नहीं आता और मुझे काफी बार डांटता भी है। कितामी कहता है ये तो मॉरल हैरासमेंट का केस है, ये हमारी जॉब नहीं है। तभी एंदो के फोन पर फिर से उसी अननोन बंदे का कॉल आता है। अब उरुमा फोन उठाता है और वो उसे एक जगह बुलाता है। अब 5 साल के बाद उरुमा जून से मिलता है। उरुमा उससे पूछता है तुम्हारे पास एंदो का नंबर कहां से आया, क्या तुम रेवोल्यूशनरी क्लब के लिए काम कर रहे हो? जून कहता है क्या बात कर रहे हो तुम्हें याद नहीं उन जानवरों ने 5 साल पहले मेरी बहन कनामे को कैसे मारा था? उसी दिन से मैं रेवोल्यूशनरी क्लब को हंट कर रहा हूँ। उसी इन्वेस्टिगेशन में मुझे एंदो का नंबर मिला। वैसे उरुमा मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्यों ना मैं और तुम साथ मिलकर उन रेवोल्यूशनरी क्लब से बदला लें। उरुमा सोच रहा था कि क्या मैं सच में इस पर दोबारा बिलीव करूं। तभी उसे एक ग्लिम्स दिखता है जिसमें एक बंदे ने गन पॉइंट आउट कर रखी थी। जून कहता है वो मोमोकी जिसने कनामे के हाथ पैर काटे थे, उसकी लोकेशन मुझे पता चल गई है। जून उसे अपना नंबर देता है और उसे कहता है सोच कर बता देना मेरे को। हमें दिखाया जाता है उस कनामे का घर जो इनके पास आई थी, जहाँ उसका छोटा भाई का नाम जून था। वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर अपने पापा के साथ डिनर कर रहे थे, लेकिन उनकी मम्मी वहां नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी वो तीनों उस खाली चेयर को देखकर उससे बात कर रहे थे और ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि उसकी मम्मी वहीं बैठी हैं। तभी उनके घर के एक अंदर रूम में हमें दिखाया जाता है तो खून निकल रहा था। दूसरी तरफ कितामी कनामी की फोटो चेक कर रहा था सोशल मीडिया पर और तभी उसे कनामी की बहुत पुरानी फोटोज दिखती हैं तो उसमें उसकी शक्ल काफी अलग थी। जियून सीक्रेट। अब कितामी को उरुमा बताता है कि जियून उसका पुराना दोस्त है और वो उसे मोमोकी वो मारने के लिए अपने साथ प्लान में शामिल करना चाहता है। उरुमा कहता है मुझे फीलिंग तो आ रही है कि ये एक ट्रैप है। 5 साल पहले क्यों उसे अपने साथ ले गया था और जरूर उसने
उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपने इस तरफ कर लिया होगा। इसीलिए मैंने पहले ही जून पर एक ट्रैकर लगा दिया था। अब जून की लोकेशन ट्रैक करके उन्हें एक लोकेशन मिलती है जहां वो कई बार रुकता था। अब उस लोकेशन पर उरुमा जाता है तो वो वही घर था उस कनामे का। उसका बाप उस घर का दरवाजा खोलता है। उरुमा उनसे कनामे के बारे में पूछता है तो वो कहता है, अई वो मास्टर के साथ किसी काम से गई है, आप अंदर इंतजार करिए, तब तक हम देते हैं कि वो कनामे जून के साथ बिस्तर गर्म कर रही थी। और हमें ये भी दिखाया जाता है कि जून को उरुमा का ट्रैकर मिल गया था। अब उरुमा उसके घर के अंदर बैठा होता है, तभी उसका छोटा बेटा आता है और वो उसे देखकर डर जाता है। उरुमा समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो उसे पूछने की कोशिश करता है तो वो मुंह हिलाकर हेल्प कहता है। तभी उसका बाप वहां आ जाता है, लेकिन उरुमा कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, बोलो। वो कहता है पीछे वाला रूम। उरुमा भागकर पीछे वाले रूम में जाता है और जब वो उसका दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। उसका बाप चीखने लगता है। वो कहता है ये सब शुरू हुआ जब मेरी वाइफ ने रेवोल्यूशनरी क्लब ज्वाइन किया था और वो कनामे को भी उस सेमिनार में ले गई जहां उससे जून मिला और उसने उसे पूरा बदल दिया। और उसके बाद वो हमारी बेटी कनामे नहीं रह गई थी। और ये देखकर मेरी वाइफ को गिल्ट महसूस होता है कि उसमें उसकी गलती थी और वो सुसाइड कर लेती है। लेकिन हम प्रिटेंड कर रहे थे कि ये अभी भी जिंदा है ताकि रेवोल्यूशनरी क्लब हमें खत्म ना कर दे। अब उरुमा जून को फोन करके बुलाता है और उसे दबोच लेता है। वो कहता है मैं सब देख कर आ रहा हूँ, तुम फिर से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने उस कनामे का फेस चेंज करके उसकी जिंदगी बचाई है। मैं तुम्हें ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं रेवोल्यूशनरी क्लब में मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ। मैं उनके अंदर रहकर उन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा हूँ। उरुमा भी उसकी बात नहीं मान रहा था, लेकिन तभी पीछे से वही कनामे आती है और वो बताती है कि ये सच बोल रहे हैं। जून ने असल में मेरी मदद की थी, मेरा फेस जल गया था, जिसके बाद इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा के मेरा फेस दोबारा सही करा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली के साथ इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी इस चीज से। जून कहता है देखो उरुमा, मैं फिर से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आओगे मोमोकी को मारने? और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जून आजुमा से जाकर मिलता है, फिर मौका देकर उसे किडनैप कर देता है। अब क्या है कि अपनी जो डिटेक्टिव मिजुकी और उसकी असिस्टेंट आयाको जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उनसे उन्हें पता चला है कि माउंट नोटोमी के एरिया से खबर आई है कि कुछ लड़कियां वहां से गायब हो रही हैं और उन सब का फर्स्ट नेम कनामे था। अब ये माउंट नोटोमी वही एरिया था जहां उरुमा और जून मिलने वाले थे मोमोकी को मारने के लिए। और अब ये पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं। अब उरुमा कितामे और कवाने से कहता है कि वो जून के साथ उसके प्लान में साथ देने के लिए जा रहा है। बेट्रेयल। सो अब उरुमा अकेला पहुंचता है और माउंट नोटोमी पर आकर जून से मिलता है और वो ब्रिज को पार करके बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ तभी कितामी को याद आता है कि माउंट नोटोमी तो वही एरिया था जहां मुझे सबसे पहले उरुमा मिला था घायल। तभी जून आगे जाकर खड़ा होता है और गन उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है कुछ याद आया? और अब हमें पास दिखाया जाता है कि जेल से निकलने के बाद उरुमा पता लगाकर क्यों के पास पहुंचता है, जो एरिया यही ब्रिज था। और उस टाइम जून जो क्यों के साथ था उसने उसे गोली मार दी थी, जिसके बाद वो ब्रिज से गिरकर नदी में गिर जाता है और फिर जाकर वो कितामी से मिलता है। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जून फिर से उसे गोली मारता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मिजुकी और आयाको के साथ बंधा हुआ था। उन दोनों को वहां देखकर उरुमा शॉक हो जाता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिजुकी और आयाको चुपचाप बिल्डिंग में आकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, जिसके बाद उन्हें खून से भरे ऑपरेशन थिएटर दिखते हैं और कई तरह के लोग भी जिन पर एक्सपेरिमेंट हुए हैं। लेकिन तभी पीछे से एक जना आकर उन दोनों को बेहोश कर देता है। अब वहां उस रूम की लाइट जलती है और वो देखते हैं कि वो एक थिएटर रूम था, जिसके पर्दे खुलते हैं और उधर एक परफॉर्मेंस होती है और वहां एक कनामे होती है और एक उरुमा होता है, जो कि हूबहू उनकी तरह ही लग रहे थे। वही ऑपरेशन से उनके फेस बदल दिए हैं। अब वहां एक परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल उनके हाई स्कूल लाइफ जैसा, जैसे उरुमा और कनामे मिलते हैं। फिर उन स्कूल में उनका प्ले भी होता है, लेकिन प्ले वाले दिन कनामे पर एक चोर हमला कर देता है, जिसके बाद उरुमा वहां आता है और वो उसका फायदा उठाता है और उसका जबरदस्ती रेप करता है। और फिर वो सच में स्टेज पर करते हुए दिखा रहे थे। उरुमा चिल्लाता है कि ये सब सच नहीं है। फिर अंधेरा होता है और फिर उन दोनों को फांसी की फंदों में लटका के मार दिया जाता है। फुल रियल परफॉर्मेंस बना दिया भाई जून ने। जून आकर कहता है इस स्टोरी का एंड इतना बुरा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सारी गलती उरुमा की थी। वो बताता है कि कनामे को खोने के बाद वो बिल्कुल
खाली हो गया था अंदर से, इसलिए फिर उसने और कनामे बना ली। अब जून का क्या है कि वो अपनी बहन से इतना ज्यादा प्यार करता था कि उसके मरने के बाद भी वो रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने ये सारी कनामे बनाई फीलिंग देने के लिए कि अभी भी कनामे जिंदा हैं। जून कहता है अब सिर्फ एक काम रह गया है, उरुमा को उसकी पनिशमेंट देने का। गॉन टू फार। अब हमें बाहर दिखाया जाता है तो कितामी और कवाने उनकी बिल्डिंग तक पहुंच गए थे उरुमा को बचाने के लिए। जुन कहता है इस कनामे को देख रहे हो, ये मेरी पार्टनर है। उरुमा कहता है तू साले कितना गिर चुका है, ये प्रॉब्लम मेरी और तेरी है, इन सब की प्लास्टिक सर्जरी कराकर इन्हें क्यों बीच में ला रहा है। जोन फिर हंसता है और कहता है तू अभी भी नहीं समझा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब वो लेकर आते हैं आजुमा को। वो कहता है तुमने मेरी कनामे को मेरे से छीना था ना, अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी आजुमा को छीन लूंगा। अब जो उन कपड़े उतारता है और स्टेज पर उरुमा की आंखों के सामने आजुमा के साथ जबरदस्ती करता है। फिर वो कनामी की तरह ही आजुमा का एक हाथ कटवाता है और उसके बाद उसका सर भी, और ये देखकर उरुमा खत्म हो जाता है। फिर जून उसका सिर अपनी गोदी में रखकर हंस रहा होता है। उसके बाद वो उन सारी कनामी को भेजता है उरुमा की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहां लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। इसका फायदा उठाकर मिजुकी अपने छोटे से चाकू से अपनी रस्सियां खोलती है और उरुमा और आयाको को लेकर वहां से निकल जाती है। हम बाहर देखते तो कितामी ने एक ब्लास्ट किया था वहां, जिसकी वजह से वो लाइट गई थी। वो तीनों एक रूम में छुपे हुए थे, बाहर सब आदमी उन्हें ढूंढ रहे थे। अब मिजुकी उरुमा को उठाने जाती है, लेकिन उरुमा एकदम डार्क मोड में चला गया था। वो एक एक मुक्का मार के आयाको और मिजुकी को बेहोश कर देता है और जून को मारने के लिए अकेला जाता है। तभी साइड में एक बंदा आता है जिसे वो पूरी फोर्स से दीवार में चिपका कर उसका मुंह कुचल देता है। अब ऐसे ब्रूटली वो उन सारे आदमियों को मारे जा रहा था, किसी की गर्दन तोड़ रहा था तो किसी के आंखों को अपनी उंगलियों से कुचल रहा था। तभी हम देखते हैं कि कैमरा से असली आजुमा वो सब देख रही थी। अब हमें दिखाया जाता है जब जून ने आजुमा को किडनैप किया था, उसने उससे पहले ही कह दिया था कि मेरी उससे दुश्मनी है, तुम्हारा इसमें कुछ नहीं, बस मैं उरुमा को वही दर्द फील करवाना चाहता हूँ जो मैंने कभी किया था। आजुमा उसे समझाने की कोशिश करती है क्योंकि उसे यकीन था कि पहले वाला जून अभी भी उसके कहीं ना कहीं अंदर है। जून कहता है बहुत देर हो चुकी है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अब सामने रूम का दरवाजा खुलता है और उरुमा एंटर करता है। उसने आजुमा को अंदर कमरे में बंद कर रखा था और जो सारी कनामे थी वो लाइन से वहां खड़ी हुई थी। अब जैसे ही उरुमा आगे कदम बढ़ाता है तभी एक कनामे अपनी गर्दन उड़ा देती है। ये देखकर उरुमा हैरान था। जून कहता है अब तुम आगे बढ़े तो एक एक करके सारी मरेंगी। अब उन दोनों में बहस होने लगती है और तभी एक सेकंड के लिए जून डिस्ट्रैक्ट होता है। इतने में इसका फायदा उठाकर उरुमा उस पर जंप मारकर चढ़ जाता है और उसे चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी असली आजुमा पीछे से निकल कर आती है, जिसे देखकर उरुमा ब्लैंक हो जाता है। तभी इसका फायदा उठाकर जून उरुमा को नीचे दबोच लेता है और उसे गन से शूट करने वाला होता है। तभी आजुमा उसे रोकने के लिए आ जाती है। अब जून चाहता तो है उरुमा को मारना, लेकिन वो ट्रिगर ही नहीं दबा पा रहा था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा। उसका दिमाग खराब होने लगता है और उसे पहले उसकी दोस्ती वाले दिन याद आने लगते हैं। अब क्यों का मैनिपुलेशन उसके सर से थोड़ा उतर रहा था और फिर उसे रियलाइज होता है कि कनामे भी कभी ये नहीं चाहती होगी कि उसका भाई जून ऐसा बन जाए। और गिल्ट के मारे तभी वो साइड में दिखता है तो उसे आजुमा में भी कनामे दिख रही थी। फिर वो अपने आप को गोली मारकर मर जाता है ताकि आखिरकार वो ऊपर जाकर अपनी बहन कनामे से मिल सके। अब उरुमा ये देखकर पागल हो जाता है और उसके घुसड़ मारने लगता है गुस्से में और उसे कहता है जब तुम्हें सुसाइड ही करना था तो इस सब का क्या मतलब, तुमने ये इन सारी लड़कियों की जिंदगी भी खराब कर दी। तभी वहां फिर आयाको और मिजुकी भी आते हैं और फिर वो सब वहां से बाहर निकलते हैं। फिर हम देखते हैं जून के मरने के बाद उन सारी कनामे के पास अब कोई गोली नहीं था, इसलिए वो सब की सब अपना गला काट मर जाती हैं। पावर ऑफ रेवोल्यूशनरी। अब वहां मिजुकी के बुलाने पर पूरी पुलिस फोर्स वहां आ जाती है। अब वो अंदर जाते हैं डेड बॉडीज को लेने के लिए, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचते हैं सारी बॉडीज वहां से गायब हो चुकी थी। हम देखते हैं कि मोमोकी ने सबकी डेड बॉडीज वहां से हटवा दी थी। हमें क्यों दिखाया जाता है जो कि जून की बॉडी के सामने बैठा हुआ था और तभी पीछे से एक शख्स आता है। अब यहाँ से सीधा सीन कट होता है और हम देखते हैं उरुमा न्यूज देख रहा था और उसमें बताया जाता है कि एक सस्पेक्ट ने अपना जुर्म कबूल किया है और वो और कोई नहीं जून शिरागावा था और उसने ये भी एक्सेप्ट करा है कि वो रेवोल्यूशनरी क्लब का पार्ट नहीं था, बस उनके नाम पर ये सारे कांड और कत्ल कर रहा था। अब क्या है कि क्यों ने बड़ी ही स्मार्टली ये मूव खेला,
उसने पहले से ही एक नकली ज्यून बना रखा था। अब उसने उस पूरे सिचुएशन का उसे सस्पेक्ट बना दिया ताकि उसका क्लब का नाम ना आए। फिर क्यों रखता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें आकर सबको बताता है कि आपने जैसा देखा न्यूज में, ज्यून का हमारे क्लब से कोई रिलेशन नहीं है। और फिर नाटक करके रोते हुए कहता है उसके बाद भी जो भी लोग इस सिचुएशन में मरे हैं उनके परिवार के फाइनेंशियल चीजों का हम ख्याल रखेंगे। दिस इज ऑल वी कुड डू फॉर यू। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक क्यों। अब ये देखकर असाको को गुस्सा आ रही थी, ये तो साफ झूठ बोल रहा है। तभी मिजुकी आती है और बताती है इस खबर के बाद हायर अप्स ने हमें रेवोल्यूशनरी क्लब के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया। तभी असाको गुस्से में चिल्लाने लगती है, लेकिन वो उसका मुंह बंद करके उसे बाहर ले जाती है और वो उसे कहती है रेवोल्यूशनरी क्लब के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें एक ठोस प्रूफ चाहिए। और वो प्रूफ ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ ज्यून का कत्ल हुआ था। अब जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो देख हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां से उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गायब कर दी थी। तुम सोच रहे हो उसके क्लब पे कितनी पावर होगी। कुछ घंटे के अंदर पूरी बिल्डिंग गायब करा दी और नामो निशान तक भी नहीं है उसका। अब उरुमा और कितामी के पास वही कनामे वापस आती है। कनामे माता शीमा। वो बताती है कि मुझे ज्यून ने उधर बिल्डिंग में बुलाया था, लेकिन मैं जाती उससे पहले ही मुझे सेल्फ क्वेश्चन होने लगा कि असलियत में मैं कौन हूँ। फिर वो बताती है कि असलियत में उसके साथ क्या हुआ था। उसकी माँ रेवोल्यूशनरी क्लब का पार्ट थी और उससे वो जून से कनेक्ट हो पाई। जून को बिलीव था कि कनामे के अंदर कुछ हिडन टैलेंट है, जिसके बाद उसने उसे एक बुक दी और उसे सब कुछ सीखने को कहा कनामे की तरह, उसका बैठना, चलना, खाना, पीना। और जब भी वो गलती करती तो उसे गुस्से में शॉक भी दे रहा था। वो उसकी पनिशमेंट से इतना डर रही थी कि उसने पूरी की पूरी वो बुक रट दी। अब वो पूरी कनामे बन चुकी थी, बस लास्ट उसका फेस रह गया था। उसके बाद उसके फेस की प्लास्टिक सर्जरी होकर उसका फेस कनामे की तरह बनाया जाता है। और अब जब उसे ये सारी मेमोरीज याद आ गई हैं, तो उसे याद ही नहीं कि उसका असली चेहरा कैसा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो है कौन असलियत में। उरुमा कहता है तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर उसे याद आता है और वो बताती है कि मोमोकी नाम की लड़की ने ही मेरा ऑपरेशन किया था। वो इस सब चीजों में एक्सपर्ट है। मेरे लिए उसे मार दो, उसने मेरी जिंदगी छीन ली। उरुमा कहता है हाँ, अगला नंबर उसी का है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और उनके पीछे ममो की इंजेक्शन लेकर आ रही थी। वो उन पर अपने फेशियल एक्सपेरिमेंट की मेडिसिन टेस्ट कर रही थी। वो जबरदस्ती एक आदमी के फेस पर इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद उसके साइड इफेक्ट से उसके पूरे मुंह से खून निकल आता है और वो मर जाता है। उसके बाद कानामे बताती है कि ममोकी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, उसका सब कुछ सीक्रेट है, बस हाँ ये पता है कि वो एक लेस्बियन है। और जहां तक है उनका एक हाइड आउट है जहां पर ममोकी डेफिनेटली होगी, लेकिन उसकी लोकेशन मुझे नहीं पता क्योंकि जब वो मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए थे तब उन्होंने मेरे को ब्लाइंड फोल्ड कर रखा था। फिर वो बताती है लेकिन मुझे वहां स्कूल बेल की आवाज जरूर सुनाई दी थी। उरुमा समझ जाता है कि वो लोकेशन हाशिता एलिमेंट्री स्कूल ही होगा जहाँ वो और क्यो पढ़ते थे और वहीं क्यो ने उसके दादा और उसके भाई को मारा था। उरुमा कहता है अब टाइम आ गया है, वी विल फिनिश आवर लास्ट रिवेंज। और यहीं ये वीडियो खत्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या है कि फाइनल आर्क चालू होगी जिसमें उरुमा जाएगा हमारे शो के मेन एंटेगनिस्ट शिगोक्यो और ममोकी को मारने। लेकिन ये फाइनल आर्क ना अभी भी ऑन गोइंग है और कुछ चैप्टर्स में ये खत्म होगी, तो मैं वेट करूंगा इसके फिनिश होने का। देन मैं इस पूरी फाइनल आर्क को एक ही वीडियो में कवर करूंगा, यानी कि जो इसका तीसरा पार्ट अब आएगा वो लास्ट पार्ट होगा। कमेंट करके बताओ कि अगला कौन सी मांगा पकड़ूं या टॉपिक बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस करते हैं। आरेगा तो